बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सली। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाइये पर दावत दी है। इशाइये के दौरान मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मुजव्वज़ा कानून साजी पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जलसे में सहाफ़ियों के खिलाफ काबिल एतराज़ अल्फाज के इस्तेमाल पर सहाफ़ियों ने सेनेट और कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज किया, जिस पर PTI की आला क़यादत ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली और नए अदालती साल का भी आज आगाज़ हो गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, कल के जलसे के बाद मुल्क की सियासत में कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी और बढ़ेगी और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि कल जो है वो एक तो ये कि जब ये नशिस्त हो रही थी तो उस वक्त तो जलसा जारी था और कशीदगी थी बहुत ज़्यादा। और कशीदगी ये थी कि कहीं कोई जानी नुकसान ना हो जाए, कोई माली नुकसान ना हो जाए, मुल्क में और कोई क्राइसिस ना क्रिएट हो। लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो वो हमने ये भी बात की थी कि पाबंदियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगाई गई हैं और जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए थी और शायद। लेकिन उसके बाद जो जलसा है, जलसे में लोग थे ठीक ठाक, अच्छी तादाद में, जैसे तैसे पहुंचे थे। अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर जो है वो इस वक्त ज़ेर बहस है हर तरफ, और मैं उस पर बहुत ज़्यादा उस पर मैं तबसरा इसलिए नहीं करूँगा कि देखें, इश्यूज़ जो है ना मुल्क के वो हैं इकॉनमी और सिक्योरिटी, सख्त सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये बलूचिस्तान के वाक़यात के बाद यानी गैर मामूली, इकॉनमी के मामलात गैर मामूली, आपकी खारजा पॉलिसी और आसपास जो दुनिया में इवेंट्स हो रहे हैं वो एक और किसी लेवल पे जा रहे हैं मामलात, और फिर सोशल अनरेस्ट जो बहुत ज़्यादा बेचैनी। होता क्या है इसमें? होता इसमें यह है कि जब भी ऊपर बैठी शख्सियात कोई बात कहती हैं तो उनका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, यानी नीचे जो कारकुन, गली मोहल्ले, दाएं बाएं, वो उसको उसी तरह से लेते हैं कि भाई ये तो हमें हमारे साथ बात की गई है तो ये तो इसी तरह से करना है। अब जो है वो उमर अयूब साहब ने और आज बैरिस्टर गौहर साहब ने उसको कल की तकरीर के ऊपर माजरत भी तलब की है। लेकिन बात यह है कि एक तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक यानी वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इतने ज़्यादा जज्बाती नहीं है, लेकिन वो जो पब्लिक में जब आप बात करते हैं ना आके लोगों के सामने, तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आप जो हैं वो ये नीचे कैसे, ये ट्रिकल डाउन, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कारकुनों पे और पूरे मुल्क के हालात पे कि क्या होगा। भाई एक मैसेज है ना, जेल तोड़ के निकलवा लेंगे, ये कैसे, मतलब प्रिजन ब्रेक, ये सुरंग खुदेगी, क्या होगा। मतलब है कि कोई देखिए, मैंने दोस्त है में सारे हुकूमत में इस जो अरेंजमेंट में मौजूद हैं वो भी, और जो तहरीक इंसाफ के, तो मैं इनसे हमेशा कहता हूँ कि आप जो है ज़रा इकॉनमी के ऊपर पेपर तैयार करें कि अगले 10-12 साल में इसको लॉक करना है अपने इकॉनमी को दुनिया की के साथ, और सिक्योरिटी के ऊपर पेपर्स लिखें या तैयारी करें या कोई आप शेडो बजट पेश करें, कोई मसाइल का हल पेश करें, क्योंकि गालम गलूस से तो मुल्क नहीं चलता। गालम गलूस से मुल्क कैसे चलेगा? इधर से भी गालियाँ, उधर जवाबी गालियाँ, उधर से गालियाँ, इधर से गालियाँ, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। ये कितने दिन चलेगा जब कोई प्लान ही नहीं है, जब कोई किसी के पास कोई हल ही नहीं है कि जो आपके बुनियादी इश्यूज़ हैं, तो उसमें तो कैसे। और मैं आपको बताऊं कि देखें, यानी कल तक तो मैं ये कह रहा था कि भाई बड़ी ज़्यादती हुई है। बहुत सारे लोगों से आज मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या जो थे जलसे में, तो वो एक हिस्से में था जलसा, और मैं आपको बताऊं अक्सरियत वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि अगर महमूद खान अचकज़ई साहब ना होते तो हालात काबू से शायद बाहर हो जाते। ये महमूद, यानी वो एक अजीब सा अफरा तफरी और पता नहीं किस तरह माहौल चला जाता।
महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनकी वजह से ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कहा। अब मसला ये है कि जो है ना, जो मैंने पहले भी बात की थी कि बहुत सेंसिबल जो इनकी शख्सियात हैं, अली ज़फ़र हैं, यानी सेंसिबल से मुराद ये कि जो सोच विचार के तरीके से आगे मामलात को ले जाना कि भाई खान साहब को अगर निकलवाना है बाहर तो उसका तरीका तो ये है कि आप एक कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे ना, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात, जो भी तरीका होगा। असल एम क्या होना चाहिए। अब इनके एक साहब हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, मैंने कहा जी खान साहब को कैसे, ये मेरे ख्याल से कोई 10-12 दिन पहले, मैंने कहा यार कोशिश करें कि खान साहब को बाहर लेकर आए किसी तरह। अब वो मुझे आगे से क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो अपना सर झुका दे। मैंने कहा भाई एक मिनट ठहर जाओ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि उनको बाहर लेकर आए आप क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब, वो सर झुका दे, वो सर कटवा देगा अपना, वो बाहर नहीं आएगा, वो नहीं झुकेगा। तो मैंने कहा भाईजान आप उसका सर कटवाना है आपने या उसको बाहर लेकर आना है। एक अजीब सा होता है ना कि आप कहेंगे यार एक मिनट ये क्या मसला है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार अगर आपने उनका सर कटवाना है तो उनको छोड़ दें, आप अपना सर क्यों नहीं कटवाते। यहाँ तक तलखी हो गई। फिर मैंने कहा यार अपना सर कटवा दें। तो कहते मेरे साथ डॉक्टर साहब आपका मैं देखें, आपकी तो बड़ी इज्जत में हम करते हैं, आप इस तरह बात ना। मैंने कहा यार आप ये जुमला क्या कह रहे हैं आप कि वो सर कटवा देगा मगर वो बाहर नहीं आएगा, वो सर कटवा देगा। मैंने कहा ये भाई खुद ये कैसी पॉलिसी। तो साथ उनके एक बड़े सेंसिबल से सीनियर है, लॉयर थे, तो वो मुझे पीछे से इशारा करेंगे डॉक्टर खामोश हो जाए, हम बड़ी मुश्किलों से अदालत में जाते हैं, फिर मामला गड़बड़, फिर इधर फिर उधर फिर आगे कुछ पे। और खान साहब अंदर है। अब उसमें ये कि 2 हफ्ते में तोड़वाएंगे जेल, क्या करेंगे भाई। अलियमिन गंडापुर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि प्राइवेट उसमें बड़े सेंसिबल, बड़े आराम से बैठ के सुकून चिल हो रहे होते हैं सारे। जब पब्लिक में आते हैं तो उसके बाद एक अजीब और उसको मैसेज हो जाता है वो ये कि पता नहीं खुदा जाने क्या हो जाएगा। अब देखें ना इजलास की सदारत होती है वहाँ पे, केपी सूबा चल रहा है पूरा, वहाँ पे जो SIFC के इजलास होते हैं उसमें अस्करी क़यादत है, उसमें वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब उनके साथ बैठते हैं, सबके साथ। पब्लिक में आके वो अजीब सा, लेकिन उसका जो मैसेज आता है लोगों तक वो तलखी और बढ़ती है, टेम्परेचर और बढ़ता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये गंडापुर साहब ख़ुद भी शायद उनको एहसास हुआ, फीडबैक आया हो उनके पास, यकीनन आया होगा कि इस वक्त तो मुतम्मिल हम हो ही नहीं सकते कि इस तरह से गुफ्तगू की जाए। और कोई प्लान एक इनको तहरीक इंसाफ को पूरा एक प्लान चॉकआउट करना चाहिए पूरा, कि जी इकॉनमी, सिक्योरिटी क्राइसिस, फॉरेन पॉलिसी। अब जाहिर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं है, तो एक हुकूमत में आने के लिए एक शेडो तो बनाए ना, कब एक लोग तो आगे करें ना अपने जो एक्सपर्ट्स हैं कि भाई ये इस तरह अगर हम हुकूमत में आ गए तो ये तो नहीं कि फिर असद उमर को ढूंढते फिरेंगे आप चौथे दिन। तो इशू ये है कि अच्छा उनके पास भी प्लान नहीं है। जो अरेंजमेंट है जो 1985 बल्कि कबल 1985, मैं इसमें थोड़ी सी गलती कर गया था, ये 1985 का सेटअप किया गया था। मैं इसको जो भी हमारे पार्लियामान में लोग हैं ये 1985 से हैं। ये 1985 का जो गैर जमाती इलेक्शन हुआ था उसके नतीजे में जो कायदीन वजूद में आए थे वो 2025 की तरफ दाखिल हो रहे हैं और क़यादत इन्होंने पैदा नहीं होने दी। पैदा होने दिए तो अपनी ज़ाहिर है कि वो अपनी फैमिलीज़ में से, बाकी किसी को इन्होंने उभरने ही नहीं दिया। और आप ये देखें कि इसमें जो यानी आज का आप देखें 2024-25 का की दुनिया देखें, पाकिस्तान देखें, और यहाँ पे आप देखें कि ये पूरा सिस्टम, और उसमें फिर वही सिचुएशन क्रिएट होती है जो इस वक्त खड़ी है। उनके पास प्लान है, ये बात नहीं कर रहे प्लान में, इनके खान साहब को बाहर लाना, खान साहब को लाना भी नहीं चाह रहे। ये मैं आपको बताऊँ, ये जो कभी कभी अलीमा खान साहबा कहती है ना कि ये नहीं लाना चाहते बाहर, तो वो बात जो है वो इस तरह से लाएंगे, वो तो अदालत से ही होगा ना मामला, या कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तो होंगे, और कैसे होगा। तो वो कहती है ना कभी कभी कि नहीं लाना चाहते बहुत से लोग। अब वो कुछ, मैं देखें सियासी जमातों के अंदर की बहुत सी बातें पता है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। असल बात जो है वो ये है कि ना इस अरेंजमेंट के पास कोई हल है, सवाए इसके कि ये सारा दिन बैठ के,
अच्छा, एक अशाइया, दूसरा शाइया, तीसरा शाइया, इत्तेहादियों का शाइया, अपना शाइया, फिर इत्तेहादियों के साथ, फिर दोस्तों के साथ, शाइयों पे शाइये हो रहे हैं। ये कौमी ख़जाने से हो रहे हैं। ये रोज़ ना, आज शैया आज खाने पे बुला लिया, आज अरकान पार्लियामेंट, कल उसने बुला लिए, परसों इसने, इनके पैसे। आपको पता है यहाँ पर लोगों के घरों का जो बिल है गैस का और बिजली का, मतलब जहर खाने के पैसे नहीं है। और यहाँ पे अशाइये सरकारी ख़जाने पे हो रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, वो जी आईनी पैक, आईनी क्या, मतलब कौन सा आईनी, मतलब कौन सा आईनी, ये अदालती इस्लाहात। ओ मेरे खुदाया, एक तो बड़े ज़बरदस्त सियासतदान है ना, बहुत अच्छे सियासतदान है इसमें, जो इस ये अरेंजमेंट में कहता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। बाज तो प्रॉपर कंटुट्टे हैं, कंटुट्टे, करप्ट नहीं है, कंटुट्टे, मर्डर्स कत्ल कत्ल पे कत्ल पे कत्ल पे कत्ल कर, मतलब इस तरह के हैं कंटुट्टे। तो बात यह है कि वो अब इस किस्म के सिस्टम में शायद ज़रूरत भी होती है उनकी। कोई इलेक्टेबल होते हैं, कोई ये होते हैं, कोई वो होते हैं अपने हल्कों से, शायद मैं वो कह रहा हूँ ना कि ये सिस्टम जो है ये बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम है। और अब देखिए, मेरी बिल्कुल ना कभी मेरे ख्याल से एक आध दफ़ा शायद मुलाकात हुई हो, लेकिन मैं जब मुझे इल्म है इतनी तरह अच्छी तरह कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो हैं वो चंद उन लोगों में से मुस्लिम लीग के जो इंतहाई जो ज़ौक़ रखते हैं पढ़ने का, यानी उनको किताबों से शख्फ है, ये मुझे इल्म है, मैं कभी उनको सुनता हूँ या उनकी बातें। और लेकिन वो सियासी झमेले में जब फंसता है ना आदमी, तो वो जो ओरिजिनल आपके हैं ना, जो आपके हैं, जो जो वो इस सेटअप के अंदर जाके जो है ना, इस गंद में जो है अच्छा खासा पड़े उनको भी वही बात करनी पड़ जाती है, क्योंकि आसपास बात माहौल ही ऐसा बना हुआ है ना। अब वो उसमें अगर वो अपने कोई अदब की बात करेंगे, कोई लिटरेचर की कोई शेर सुनाएंगे, कोई बात, तो वो अजीब तरफ चली जाएगी बात। मैंने आपसे कहा ना, मेरी शायद कोई एक आध मुलाकात है उनसे, मैं उनसे बहुत कम मिला हूँ, लेकिन मैं उनकी गुफ्तगू और वैसे उनको मुझे अंदाज़ा है कि वो पढ़े। और बहुत सारे लोग हैं और कई कंटुट्टे हैं, बहुत सारे प्रॉपर कंटुट्टे हैं। अब जनाब क्या हुआ है, बात करके पे निकलते हैं, ज़रा इस झमेले से निकालते हैं ये फारिग हैं सारे, बकौल हमारी दोस्त के जो अपने कैद को तांगा कहते हैं ये सब अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मसला ये है कि वो बड़े हमारे मोहतरम रफ़ीक हैं, दोस्त हैं हमारे। अच्छा, तो वो जो है वो ये जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि नैब के पास से चले गए 50 करोड़ से कम मुकदमा और FIA के पास आ गए। आसमान से गिरा खजूर मेट का। FIA जो है ना, FIA नैब में तो फिर आगे पीछे दाएं बाएं, नैब तो एक उसको बंद करके नैब का अपना एहतसाब होना चाहिए उन्होंने किया है ये सैफुर रहमान साहब के एहतसाब ब्यूरो के दौर से लेके आज तक क्या किया है। लेकिन जो FIA है ना, FIA आपको पता है ना, ये जो जाली अकाउंट केस था ये FIA ने बनाया, बशीर मेमन साहब थे उस वक्त। FIA पीछे लग गई ना अगर 50 करोड़ से कम पे, अभी इनका ख्याल था एंटी करप्शन आगे पीछे नहीं, वो FIA के पास जा रहे हैं मुकदमा बहुत सारे। एंटी करप्शन को भी ये ठीक करे, मगर वो सूबों के अंडर आता है तो क्या हो, तो उसको चेंज कर देते हैं उठा के। FIA वफाकी अदारा है। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, ये IPPs के मामला, दूसरे मामला वो उस तरह तवज्जो दें। और ये मैं आपको बताऊं एक बात, जो महंगाई है ना, वो ऐसे ऊपर 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 जाते 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 थोड़ा सा वो ठहरी है, यानी वो उसको प्लेटो के ऊपर आई है। लेकिन जो बिजली के बिल है ना, बिजली और गैस, वो ऐसे जा रहे हैं ऊपर। अच्छा, ये तो आम पब्लिक की बात है। और फिर सोशल अनरेस्ट क्या होगा, अनसर्टेनिटी, ये तो ये ऐसे जाते जाते महंगाई में ठहराव आया है, हकीकतन आया है। और लेकिन उसकी जो कमी है वो ये बेरोज़गारी और बिजली और गैस के बिल पूरे कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि IMF के साथ किस तरह क्या मामला तय करने हैं वो भी रहता है, और सोशल अनरेस्ट और बाकी सारे मामला। और ये है कि ये इसमें अब देखें ना, अली ज़फ़र साहब हैं जैसे मिसाल के तौर, अली ज़फ़र साहब तकरीर करते कल, कोई ख़बर बनती। अब ख़बर बनाना भी है, ये भी तो इशू है ना, आज डिस्कस हो रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब तो एहसास भी होगा, माफ सॉरी भी कहते हैं कि एक आध दिन में वो 24 घंटे से डिस्कस तो हो रहे हैं ना, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, फिर वो कहेंगे मैं माफ़ी मांगता हूँ।
लेकिन उसके नतीजे में देखिए ना, ये भी तो एक फन तो है ना, एक खबर वो उन्होंने हिला के रख दिया ना, कल से सब जनाब आगे पीछे शोज हो रहे हैं सारे, लेकिन उसके नतीजे में तलखी बढ़ गई। मेरा जो नुक्ता नज़र है ना वो ये कि तलखी बढ़ गई। अच्छा अली, मैंने वही कहा ना कि वो ऐसे प्राइवेटली ऐसे नहीं है, आपका क्या ख्याल है कि वो इस तरह से ऐसे सुबह चला रहे हैं? नहीं, वो जलसे का एक माहौल होता है ना कि पीक पे ले गया अब वो, लेकिन उसके नतीजे में मतलब एक कोई हंगामा हो जाए, कोई मार दें लोग एक दूसरे को, तो जिम्मेदार शख्सियत हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपको इसी टोन में रह के ही जलसे को कामयाब बनाना हो। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, ज़रा कभी हाफिज़ हुसैन अहमद साहब के जलसे को सुने, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। ये नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब की तकारीर सुने, या जो है अताउल्ला बुखारी साहब की तकारीर का सुने, कहीं से कैसेट वगैरह मंगा के, जो गरमाते थे पूरे क्राउड को, लेकिन गालियाँ नहीं होती थी उसमें, गालम गलोच नहीं होती थी। मैंने तो भुट्टो साहबा की तकारीर सुने, तो उसमें यह है कि मतलब उसके बगैर भी जो है ना वो जलसे को गरमाया जा सकता है, शायरी वायरी ये वो आगे पीछे करके, लेकिन बहरहाल तो तलखी बढ़ रही है और प्रॉब्लम्स का हल जो है वो इनमें से किसी के पास नहीं है। तो इसलिए गालम गलूच उधर से होती है, बदकिस्मती से फिर जवाबी हो जाती है। तो ये सिस्टम चुके गिर रहा है, तो इसलिए ये तमाशे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब ग्लोबल लेवल पे मैं आपको बताऊं कि 3-4 बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। एक तो ये है कि जो गुंदालिस हैं वेनेज़ुएला के, एडमुंडो गुंदालिस, वो पहुंच गए हैं स्पेन। और स्पेन ये अच्छा, वेनेज़ुएला की इम्पोर्टेंस हम कल 2 दिन से बात करें कि वेनेज़ुएला ये वही वेनेज़ुएला जहां जॉन बोल्टन ने मैदुरो की गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की थी, वो मैदुरो जो ह्यूगो चावेज़ के की पॉलिसी लेके चल रहे थे, वो ह्यूगो चावेज़ जो कि फिदेल कास्ट्रो के करीब थे। वेनेज़ुएला वही जो कि फ्लोरिडा से सिर्फ 1100-1200 किलोमीटर के फासले पे है। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट है कि बैकयार्ड है ना वेनेज़ुएला, और ऑयल प्रोड्यूस करता है तो किसी का मोहताज भी नहीं है। अब वेनेज़ुएला के जो अपोजिशन लीडर जो कि वहाँ के, जिनको अमेरिका ने सदर मान लिया था, अमेरिका ने कहा था कि नहीं ये मैदुरो हार चुके हैं और जो गोंजालेस हैं वो जीत गए। अब वो जो मौसूफ हैं एडमुंडो गोंजालेस, वो स्पेन पहुंच गए हैं, वहाँ पे असाइलम ले लिया, असाइलम अप्रूव भी हो गई। ज़ाहिर है स्पेन यहाँ पे रहा है ना, स्पेन ये मुल्क सारे जो हैं लैटिन अमेरिका के बहुत सारे मुल्क तो यानी स्पेनिश है ना। अभी भी वहाँ पर जाएं आप अमेरिका में तो CNN आपको स्पेनिश लैंग्वेज में नज़र आता है, अखबार नज़र आते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी जो स्पेनिश बोलती है। तो ये स्पेन जो है वो स्पेन के पास ही मुल्क रहे हैं, कोलंबस ही वहीं से आया था। अब ये है कि वो वहाँ पहुँच गए, तो मैदुरो जो हैं वो, अब मैदुरो क्या आ गए। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैदुरो की जो हल्फ बर्दारी तकरीब है वो 10 जनवरी को होनी है, यानी इलेक्शन का रिजल्ट अभी अनाउंस हो गया, जीत गए, मुजाहरे हुए, मुजाहरे नाकाम हो गए, वो अपनी जगह मौजूद हैं। वो जो खातून है मारिया कोरिना, वो जो कि उनके साथ जो सपोर्ट करें, जो असल में असल कैंडिडेट थी, सदारती कैंडिडेट, इनके ओपोनेंट जिनको अमेरिका ज़ाहिर सपोर्ट कर, वो जो हैं वो जनाब चले गए। अच्छा, वो भी रोपोश हैं, कहीं वो भी शायद मुल्क छोड़ के चली जाएँ। अब अगले महीनों में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इलेक्शन, क्योंकि हल्फ बर्दारी की तकरीब होनी है जनवरी में। वो उनका आइन अजीब है कि भाई रिज़ल्ट पता नहीं कब आ गए, जुलाई में, और हल्फ बर्दारी होगी जनवरी में। तो एक फटा पड़ा हुआ है। और US डिपार्टमेंट स्टेट का आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था, तो उन्होंने एडमुंडो गोंजालेस को उन्होंने जो छोड़ने का, पहली स्लाइड में दिखा सकें, मुल्क छोड़ने का जो फैसला है उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो है ना ये मसला बड़ा ख़राब है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं अमेरिका ने, लेकिन इससे पहले अगस्त 2024 फोर्थ स्लाइड में दिखाएं तो असेसिंग द रिजल्ट्स ऑफ वेनेज़ुएला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उनका ये कहना था कि हम जो वहाँ पर जो एडमुंडो गोंजालेस हैं उनको मुबारकबाद भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो है उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लिया और जीत गए 28 जुलाई को, और वो क्लियर है कि वो जीत गए, मुबारकबाद भी दे दी उनको। अब जो रौला है वो ये है कि वो वहाँ से चले गए
और न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि वेनेजुएला प्रेसिडेंशियल कंटेंडर फ्लीज, 5th स्लाइड, होप्स ऑफ डेमोक्रेसी डिम। ओ भाई ये मुझे नहीं समझ में आता, आप यकीन करें कि मुझे नहीं समझ, जैसे मुझे यूक्रेन की जंग ये फटाके से पड़ा, अब उधर से वेनेजुएला के वो जाके स्पेन में बैठ गए। इस हज़ारों लोग जो हैं वो स्पेन, चूँकि ये रहा है वहाँ पे कौन, तो स्पेन में मौजूद है वेनेजुएला के बहुत से लोग स्पेन में जाके बैठ गए। अब ये है कि पीछे डेमोक्रेसी गिर गई है, यानी डेमोक्रेसी गिरने से मुराद ये कि मेदोरो जीत गए हैं जो कि चाइना और रशिया के करीब हैं, और वो फौरी तौर ब्रिक्स में जाने का उनका इरादा है। तो ये एक ग्लोबल जो चेस बोर्ड है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वेनेजुएला। और ये बार बार चूँकि अटैम्प्ट्स होते रही हैं जॉन बोल्टन के दौर से, तो इसलिए अमेरिका, मुझे नहीं पता कि अब कैसे इनको वापस करेंगे, प्रॉपर सपोर्ट होगी। उधर हेटी में फटा पड़ा हुआ है, तो मतलब है कि एक टर्मोइल है जो वहाँ पे है, लेकिन जिसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है। दूसरा ये है मामला कि जो यूक्रेन है वो तो छोड़ दें आप उसको, ठीक है ना, वो तो अब सब ने डिस्कस करना ही छोड़ दिया है कि यूक्रेन किस वक्त जो है वो दोनबास का इलाका जाएगा मुकम्मल तौर पे रशिया के पास, और उसके बाद रशिया निगोशिएट करेगा। और रशिया मेरे ख्याल से इस वक्त नहीं चाहेगा बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाए दोनबास में, क्योंकि दोनबास के इलाके में रशियन स्पीकिंग लोग हैं, वो लोग हैं जो जिनको प्रेसिडेंट पुतिन अपना हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, आगे जाके ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना देंगे वहाँ पे कोई और, तो वहाँ पर वो रशियन स्पीकिंग लोगों को, ये बिल्कुल ताइवान वाली सूरत हाल है। जैसे ताइवान को चाइना कहता है ना कि हमारा हिस्सा है, हम, तो एक सवाल ही पैदा होता है कि चाइना क्या हमला करेगा ताइवान पे, या ताइवान को अपने अंदर समेट लेगा, क्योंकि वही जो है उन्हीं वही लोग हैं ना चाइना के ही। तो इसी तरह से यूक्रेन, ये दोनबास को क्या प्रेसिडेंट पुतिन अटैक्स करेंगे सरेंडर वगैरह करके, या ये है कि वो इसको अपने, क्योंकि रशियन स्पीकिंग लोग हैं तो उनका हिस्सा बन जाएगा, फिर क्या होगा, यूक्रेन तो छोटा सा रह गया और वो इनसिक्योर होगा, तो फिर जेलेंस्की का क्या बनेगा, तो थ्रोन अंडर द बस। तीसरा इशू जो है वो ये है कि आज की तारीख तक वो मामला अटका हुआ है कि जी वो क्या सीज़ फायर, बावजूद इसके कि विलियम बर्न्स ने और साथ उनके जो रिचर्ड मोर हैं, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स के इवेंट से खिताब किया पहली बार, उन्होंने कहा कि जी हम 1-2 दिन में पेश कर रहे हैं। अब उसका इंतज़ार हो रहा है कि वो 1-2 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, आगे पीछे कब पेश करते हैं। इसी दौरान इसराइल ने अटैक कर दिया जनाब। वो इसराइल तो नेतन्याहू तो ढूंढ रहा है ना कि जंग बढ़े किसी तरह, उसने अटैक कर दिया इस पर आज सेंट्रल सीरिया में, और वहाँ पे एक इतला है कि 16, एक इतला है कि 25 लोग वहाँ पे जो है वो जाबाक हो गए, और उसका आज भी नहीं पता। ये पिछले हफ्ते आना था, फिर वीकेंड पे आना था, फिर आज एक रोज़ गुजर गया। अब इस कब आता है वो मुसव्वदा, कब आता है, कैसे होता है। लेकिन वो उस एक और इवेंट हुआ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इवेंट ये है कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरेबिया में उनकी मुलाकात हुई है MBS से, ठीक है, वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से, और उन्होंने रशिया GCC जो समिट है उसके अंदर उन्होंने शिरकत की है, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने रियाद में, और मुख्तलिफ उसमें वज़रा थे GCC ममालिक के, वो सारे उनकी पिक्चर्स वगैरह सारा वो खिताब किया और वो शरीक हुए हैं रशिया GCC ममालिक। रशिया के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि रशिया जो है वो ईरान के साथ है, तो यहाँ रशिया, ईरान और GCC भी, एक बात तो यहाँ से ले लें ऐसे। उसके बाद जो है वो ये है कि अब जनाब चाइना के वज़ीर आज़म ली क्वांग, ये अगर हम दिखाएं 11 स्लाइड, ली क्वांग जो हैं वो आ रहे हैं सऊदी अरेबिया, चाइना के प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का दौरा, और वो जो है वो 4th मीटिंग ऑफ 11 स्लाइड अगर हम दिखाएं फॉरेन मिनिस्ट्री का एलामिया, तो 4th मीटिंग ऑफ हाई लेवल चाइनीज सऊदी जॉइंट कमेटी का वो का इजलास होगा, और फिर उसके बाद वो सऊदी अरेबिया और UAE को वो ट्रेवल करेंगे, चाइना के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो इशू है वो ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो एक है सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी, उसके 134 ममालिक हिस्सा बन चुके हैं, 134 ममालिक। डिजिटल करेंसी जो है वो
क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये ज़हन में रखें। डिजिटल करेंसी, लोकल करेंसी डिजिटल फॉर्म में, यानी पाकिस्तान में अगर रुपया है तो वो रुपया जो है वो डिजिटल रुपया, इट्स नॉट क्रिप्टो करेंसी, नॉट बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन, यानी रुपया जो है वही डिजिटल, ये है डिजिटल करेंसी। तो अब जो है वो जो सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी है, ठीक है, CBDC, 134 ममालिक उसका हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है। और उनका एक अलग से प्रोजेक्ट है जिसको एम ब्रिज कहते हैं। अच्छा, एम ब्रिज जो सादा अल्फाज में वो प्रोजेक्ट ये है एम ब्रिज का कि आप जो हैं वो उसका हिस्सा बन के स्विफ्ट का जो सिस्टम था, जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और उससे हट के आप डिजिटल करेंसीज के थ्रू, ये एम ब्रिज प्रोजेक्ट के में अगर आप आते हैं तो उसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं। अब जनाब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आज एक खबर दी, ये बात पहले से चल रही है। तो पहले तो सऊदी अरेबिया हिस्सा बना, ये मैं अगर 17वीं स्लाइड दिखाऊं, पहले तो सऊदी अरेबिया हिस्सा सेंट्रल बैंक का बन गया था, चाइना डेली 17th, ये हम कोट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद रॉयटर्स को हम कोट करते हैं, सऊदी अरेबिया हिस्सा बन गया था BIS का, ये एम्ब्रिज और चाइना लेड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट का कुछ अर्सा पहले 16 और 17, ठीक है। लेकिन उसके बाद इशू ये हुआ है कि आज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये खबर दे रहा है, एक सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर के हवाले से, कोट इसलिए करना ज़रूरी है कि ये सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ओपन टू पेट्रो युआन, ठीक है, 13 स्लाइड, पेट्रो युआन की तरफ दरवाज़ा खोला और इसका मतलब ये है कि चाइना के साथ टाइप। अब चाइना के आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे GCC ममालिक से। सऊदी अरेबिया, इससे पहले पेट्रो डॉलर था, पेट्रो डॉलर वो था जो कि 73 के बाद और उससे पहले कि जी डॉलर के ही अंदर जो है वो ट्रेड होगी ऑयल की, और ऑयल की ट्रेड डॉलर में ही होगी, तो वहाँ से लफ्ज़ पेट्रो डॉलर आ गया। और सऊदी अरेबिया के साथ वो जाहिर है जब ऑयल निकला तो ये हुआ कि जी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे, और उधर से उन्होंने कहा कि आप डॉलर में किया करेंगे, और ये तो डॉलर के ऊपर ऑयल खड़ा हो गया। अब ये पेट्रो युआन की तरफ सऊदी अरेबिया चला गया। सबसे ज़्यादा चाइना जो है 63 बिलियन का वो ऑयल लेता है सऊदी अरेबिया से, तो ये पेट्रो युआन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उस जो CBDC है अल्टीमेटली पाकिस्तान समेत पाकिस्तान को भी उधर जाना है। जो मैं बार बार बात कहता हूँ ना, डिजिटल ये क्रिप्टो नहीं है, ये मुल्क की डिजिटल 134 मुल्क जा चुके हैं इस तरफ, यानी पाकिस्तानी रुपया अभी तो ये नोट है ना, ये डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल करेंसी, नॉट क्रिप्टो, डिजिटल। तो अब उस बैंक के हिस्सा सारी दुनिया तेजी के साथ बन रही है। मैंने कहा ना, इकोनॉमी आपकी किसी और रुख पे जा रही है, हम यहाँ पर पता नहीं कहाँ फंस गए हैं किसी चक्कर में। और जो ट्रंप हैं, मैं 1 मिनट लेके सिर्फ वक्फे पे जाऊँगा, ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई मैं 100%, ये ब्लूमबर्ग 100% टैरिफ बढ़ा दूंगा उन मुल्कों के लिए जिन्होंने डॉलर को छोड़ा, ब्लूमबर्ग। अच्छा, टैरिफ का मतलब ये है कि टैक्स या महसूलात, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके पास से मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ, मतलब मैं मिसाल के तौर पे गंदम खरीद रहा हूँ और मैंने टैरिफ बढ़ा दिया, तो इसका मतलब है आपके गंदम के ऊपर मजीद उसकी कीमतें आपको बढ़ानी, वो टैक्स बढ़ा दिया ना मैंने आप पे। ये जैसे यहाँ पे टैक्स लगा देते हैं, जैसे ये आम होता है ना, दुकानों पे टैक्स लग गया, ताजों पे उस पर टैक्स लगा दिया तो कीमत बढ़ जाती है ना। तो ये टैरिफ है, एक बड़े यानी ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि टैरिफ, उन्होंने कहा कि अच्छा ये टैरिफ का फड्डा शुरू हुआ था ये 2018 में, जो प्रॉपर ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी अमेरिका और चाइना। उन्होंने कहा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करते हैं, ये जो है यहाँ पे अपनी कीमतें सब्सिडी देते हैं अपने मुल्क में, उसके नतीजे में दुनिया में मसनूआत सस्ती हैं चाइना की, वगैरह वगैरह और बहुत सारी बातें थी। तो उन्होंने जनाब वो टैरिफ डाल दिया उनके ऊपर, चाइना ने आगे से जवाब में उन पर डाल दिया। तो एक ट्रेड वॉर चल रही है ऑलरेडी दुनिया में। बाइडन आए, बाइडन नेक्स्ट लेवल पे ले गए कि ये ट्रेड वॉर इन चीज़ों पे होता है ना कि 10 कंपनियां फलाना ये इसके ऊपर लगा दी, इसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैं 100% बढ़ा दूंगा, लेकिन मैं 100% टैरिफ बढ़ाऊंगा फॉर कंट्रीज दैट शन डॉलर। अच्छा, ये रिकॉल मैं करवाने के लिए 19 स्लाइड दिखा रहा हूं कि ट्रंप ने चाइना को हिट किया था 200 बिलियन के साथ। 19 स्लाइड 2018 में 200 बिलियन,
और फिर मैसिव ट्रेड वॉर की तरफ ट्रम्प दोबारा जो है, अगर हम देखें तो ये इस साल वो मैसिव ट्रेड वॉर विद चाइना वो प्लान कर रहे हैं कि ये ट्रेड वॉर होगी। और ये अगर उस ज़माने में देखें तो ये CNBC ये 2018 जुलाई का ट्रेड वॉर बिगिंस US इन चाइना एक्सचेंज 34 बिलियन। अच्छा, ये जो है ना, अगर मैं किसी पे अच्छा सऊदी अरेबिया के जवाब में क्या कर सकता है? सऊदी अरेबिया तो कुछ भी नहीं शायद करे, वो टैरिफ बढ़ा दें क्योंकि अमेरिका तो ज़्यादा ऑयल नहीं ले रहा सऊदी अरेबिया से, यूरोप वगैरह ले रहा है। लेकिन ये क्या सऊदी अरेबिया क्या वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ाएगा या वेपन्स के ऊपर क्या? लेकिन अगर वो टैरिफ बढ़ा, देखिए ट्रम्प अगर आ गया तो ट्रम्प तो फिर सीधी बात कर रहा है ना, मैं 100% टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो दुनिया में क्या ऑयल की प्राइसेस नहीं, वो तो मेंटेन रखेंगे, OPEC प्लस वो प्लान बी सबका तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ, ये कह रहा हूँ ये बड़े इवेंट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में, ये बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। चाइना का सऊदी अरेबिया के साथ वहाँ पे ये GCC, और उससे पहले रशिया का, फिर चाइना का, फिर बाकी मुल्कों का, फिर ये अगर 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन में सीज़फायर मुआहिदा नहीं होता, ये मामला कहाँ जाएगा? और उधर यूक्रेन के अंदर दोनबास अगर निकल गया पूरा हाथ से, फिर क्या सूरत हाल बनेगी? वेनेजुएला के अंदर वो कहानी गायबी हो गई है, उनका बंदा ही भाग गया छोड़ के, वो जिस पे हाथ रखा हुआ था वो जो मुबारकबाद दी, आप सदर हैं, वो स्पेन की एम्बेसी में छुपा रहा कई दिन तक, उसके बाद वो मौसू फरार हो गए मुल्क छोड़ के। ये क्या रौला है? तो अब मसला, अब उनको वापस लाया जाएगा, एग्जाइल गवर्नमेंट बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा? और पड़ोस में फटा फिर पड़ा हुआ है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। यहाँ फाटे बढ़ते जा रहे हैं। मैं बताऊँ, ये जो है ना, इसको मुझे नहीं पता किस तरह से देख रहे हैं जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उधर मामला ठीक नहीं है और उधर कशीदगी बढ़ रही है। इस तरफ नहीं, पाकिस्तान की तरफ, उस तरफ, और उस तरफ बढ़ रही है, और वो एक अरसे से बढ़ रही है। उस वक्त अगर वो उनके जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को हटा देते, वो अभी भी कह रहे हैं मैं नहीं हटूंगा। तो दोनों रूल लगाते, कुछ भी करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी को ठीक कर लेते। बहरहाल आप गफ्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। शेर अफजल मरवत साहब भी गिरफ्तार हो गए। देखिए, इससे तो तलखियाँ और बढ़ेंगी जी, ठीक है ना। या तो ये है कि वो कल जैसे मैंने बात की थी कि वो तलखी बहुत बढ़ गई कल तकरीर से, और उसके ऊपर उमर अयूब साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने उसके ऊपर माजरत भी कर ली। आज मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि शायद वो भी माजरत कर लें आजकल में। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो जो इस तरह की तकारीर के नतीजे में जो पोलराइजेशन है ना सोसाइटी में, वो बहुत बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और वो बहुत ज़रूरी है कि उसको टेम्परेचर को नीचे लाया जाए। अब कल की तकरीर अचानक हुई है, तो उसके नतीजे में जो पहले थोड़ा सा ज़रा एक वो मामला चल रहा था, उमर अयूब साहब बात करते थे, शिबली फराज बोल लेते थे, कभी कभी वो मुख्तलिफ जो हैं वो रहनुमा, और बड़े अच्छे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा अलग अलग। लेकिन ये कि फिर ये हो गया कि वकील हैं तो वो ऐसे हैं, वो मतलब है कि वो एक अजीब सा मामला। अब ये है कि गिरफ्तारियाँ चलें, ख़त्म हो गया ना मामला। अब गिरफ्तारियाँ होने से कौन सा मुल्क का मसला हल होगा? गिरफ्तार करके क्या इकॉनमी ठीक हो जाएगी, या क्या जो है वो सिक्योरिटी के हमारे मामला तो ये बड़े पेचीदा मामला हैं। सिक्योरिटी की जो कंसर्न है ना, बलूचिस्तान में डायलॉग करना है, बात ऑपरेशंस करने हैं, मतलब बहुत इश्यूज हैं, बहुत ही सोशल अनरेस्ट मतलब इतना ज़्यादा है कि वो शहरों का हाल देखें आप, सड़कें टूटी हुई हैं, बारिश के बाद बेड़ा गर्क हुआ है, तो लोग परेशान हाल हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, तो मतलब इस वक्त जो है ना, इस वक्त बहरहाल ये देखते हैं कि ये क्या कहाँ जाता है। उसमें फिर तलखी बढ़ाना, क्योंकि कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान कोई हो सामने तो ये तलखी गालम गलूज तो वो अब वो जो है वो ज़ाहिर है कि एक महंगाई का इशू पेश करें ना, इसके मसाइल का हल पेश करें ताकि लोगों की तवज्जो फिर उस तरफ जाए दोबारा। और लेकिन ये कि वो ज़ाहिर है कि उधर माहिर माशियात तो नहीं है बहुत ज़्यादा, मुज़म्मिल असलम साहब हैं, लेकिन ये है कि उधर भी इकॉनमी बड़ी पेचीदा है। बहरहाल ये इस तरह से करेंगे तो उसके नतीजे मुल्क में और जो है वो तलखी पैदा होगी, और हुकूमत ये अरेंजमेंट जो है इनको भी चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा इस वक्त लेकिन ये कि उन्होंने
मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही जो है ना फ़रत जज्बात में कुछ ज़्यादा ही उन्होंने बातें ऐसी कह दी जो बिल्कुल उनको नहीं करनी चाहिए थी। और ये ऐसा नहीं होता, इस तरह होता नहीं है जिस तरह से कल जो ज़बान इस्तेमाल हुई। बहरहाल अब गिरफ्तारियाँ होंगी, फिर तलखी बढ़ेगी, फिर क्या होगा, फिर अच्छा। तो ये जो है, जो मैं बात कह रहा था ना कि देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़िद में आ जाते हैं ना, ज़िद में आके कोई मामलात को ज़िद में आ जाते हैं। जैसे ये तो पुराना मसला है मणिपुर का कोई नया मसला नहीं है, और मैं उनके इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात भी नहीं करना चाह रहा, कई दहाइयों पुराना है। फिर अचानक उठा 2-3 साल पहले, फिर वहाँ दंगा फसाद शुरू हुआ, हमने भी कुछ देखा समझा उसको कि क्या इश्यूज़ हैं वहाँ के, मितीज़ हैं, कुकीज़ हैं सारे। अब उस वक्त एक बड़ा सादा सा इन लोगों ने एक बात की कि भाई आप ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर को हटा दें, आप ही की तो हुकूमत है, और वहाँ पे आप गवर्नर लगा दें, कुछ भी लगा दें, और वहाँ पे आप एक सख्ती के साथ, मतलब एक आदमी इरिटेंट है, मतलब वो प्रॉब्लम्स, ये नहीं कि आप उसको कुछ, उसको आप कोई और जिम्मेदारी दे दें, तो वहाँ से हटा दें, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। वो जनाब वो नहीं हटे जो मणिपुर के, उसके नतीजे में वहाँ भाई ना हमें पता है कि कुकीज़ का क्या इश्यूज़ है, ना हम कुकीज़ के साथ हैं ना मीतीस के साथ हैं। हमें ये पता है कि वहाँ एक फड्डा चल रहा है, और उस फड्डे का हल ये था कि शायद वो उनको हटा लिया जाता और सिक्योरिटी ठीक की जाती वहाँ की। जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है उनको वो वहाँ रहे, और वो मामला बढ़ता गया। अना का मसला हो गया ना, ज़िद का मसला, ज़िद में मामला ख़राब होता चला गया। इतना मैं देखता हूँ अब वो ख़राब होते होते वहाँ ड्रोन्स आ गए, वहाँ रॉकेट्स आ गए, क्योंकि रीजन के हालात चेंज हो रहे हैं ना। साथ ही बांग्लादेश की हुकूमत गिर गई, वो पोरस बॉर्डर है सारा। मणिपुर में दोबारा बता रहा हूँ, मणिपुर भारत, मेनलैंड भारत में नहीं है एक तरह से। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर आप एक पतली सी उस गर्दन को हटा दें तो वो असल में बांग्लादेश के मशरिक में है, वो भारत के भी मशरिक में है। भारत के मशरिक में बांग्लादेश भी है, और भारत के मशरिक में फिर बांग्लादेश के मशरिक में मणिपुर है। नक्शा इस तरह से है जो कहते हैं मैप जैसे बांग्लादेश अंदर घुसा हुआ है। मैं बार बार ही बात कहता हूँ कि भारत के मेनलैंड के अंदर बांग्लादेश आपको नजर आता है। यानी बांग्लादेश मुझे बताएं ना, भारत के मशरिक में नहीं, मणिपुर के तो मगरिब में है। अब मणिपुर से देखें तो मगरिब में है। अच्छा, बांग्लादेश का भारत के मशरिक में, अगर मैं जाके ऊपर की रियासतों से देखूं, मैं ये जो है वो आसाम से देखूं तो जनूब में होगा। मैंने कहा ना 3 तरफ भारत है। अब इशू ये है कि वो तो ये नहीं कह सकते आपके भारत के मशरिक में बांग्लादेश है, क्योंकि ऐसे है ना, ऐसे हैं रियासतें। इशू ये है कि अब वो जो मणिपुर में एक तो मामला, आज स्कूलों की हड़ताल, स्कूल कॉलेज बंद है, उनके इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है, वो खुलेंगे दोबारा, फिर मेतीस तैयार है, फिर वहाँ फटा खड़ा होगा। अब ये क्योंकि ये इस तरह से नहीं होता कि ठीक है ना, आप वो मतलब है कि एक लॉन्ग टर्म इश्यूज़ को आप पावर के ज़रिए, और वो फिर वहाँ पर लोग हैं उनके, मतलब प्रॉपर लोग मौजूद हैं ग्राउंड पे। उन्होंने अब एंटी ड्रोन उनके पास जो है ना, इन्होंने एंटी ड्रोन फिक्स कर दिए वहाँ कि वो ड्रोन चलाएंगे, तो उसके नतीजे में एंटी ड्रोन, यानी मुझे ये नहीं पता कि ये अब क्या सूरत हाल वहाँ पे बनेगी कि भाई एंटी ड्रोन जो वहाँ पे सिस्टम्स हैं वो लगाए जाएंगे वहाँ पे। अच्छा जी, ये मैं टाइम्स नाउ को कोट कर रहा हूँ, 29 स्लाइड। मणिपुर वायलेंस, एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉयड, कुकी स्टूडेंट्स जो हैं वो। अच्छा, तो एंटी ड्रोन सिस्टम्स यानी ड्रोन्स के इधर से एंटी ड्रोन चलेंगे, यानी वो जैसे उधर से हिजबुल्लाह ड्रोन मारते हैं ना, इधर से वो आयरन डोम खड़े हो जाते हैं, मतलब उधर से वो हुतीज मार, मतलब ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है वहाँ। दूसरा ये है कि बाकायदा हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए, उसकी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी बांग्लादेश ने। और यहाँ पर जो है वो मैं कोट कर रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया को, 22nd स्लाइड। बांग्लादेश टू टेक स्टेप्स टू गेट हसीना एक्सट्रेडिटेड टू फेस जेनोसाइड, कत्ले आम का मुकदमा लेने के लिए उन्होंने हसीना वाजिद को मांग लिया है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, अब ये देखें, बांग्लादेश एक आज़ाद रियासत, आज़ाद मुल्क है, उनके कत्लेआम में मुलविस शख्सियत को क्या कोई दूसरा मुल्क पनाह देगा? बांग्लादेश के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं।
चाइना, अमेरिका, यूरोप, गल्फ कंट्रीज, क्या हसीना वाजिद जो कत्लेआम में मुलविस हैं उन्हें कोई दूसरा मुल्क जगह देगा? और क्या भारत रख सकता है? क्या भारत हैंड ओवर करेगा? एक देखें ना, उन्होंने ऑफिशियली मांग ली है। अब हिंदुस्तान टाइम्स 23 बांग्लादेश वॉज नेसेसरी स्टेप्स टू एक्स्ट्राडाइट एक्सपीएम हसीना वाजिद फ्रॉम इंडिया। अभी बिस्मिल्लाह, उनका जो इंटरनेशनल वो जो ट्रिब्यूनल है वॉर क्राइम्स का, उन्होंने अपना स्टार्ट कर दी है प्रोसेस के। यहाँ से हसीना वाजिद को, भारत को कह दिया कि आप यहाँ से आगे ना भेजें, हमें ये चाहिए। अब हसीना वाजिद जो हैं, मतलब पाकिस्तान, सऊदी अरब, आगे पीछे दाएं बाएं, वो वांटेड है कत्लेआम में। अच्छा, उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि अब इस पूरे सिनेरियो में वो किस तरह से कब तक रखेंगे, कैसे रखेंगे? और द हिंदू को कोट करें हम 24, तो वो भी ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं, बांग्लादेश नेसेसरी स्टेप्स टू गेट शेख हसीना। अच्छा, इशू ये है कि इसका अब क्या प्रोसेस क्या होगा? उन्होंने मांग लिया। अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर यूनुस ने कहा था कि उसको कहो कि खामोश होकर बैठे मोहतरमा को, और यहाँ बैठ के हमारे मुल्क की सियासत में दखलंदाजी ना करें। और साथ ही फिर यहाँ से कोई बात नहीं हुई तो वो उन्होंने साथ ही प्रोसेस शुरू कर दिया स्टेट। अब देखिए कितनी अजीब सूरत हाल है कि हसीना वाजिद जो हैं, देखिए दुनिया के सारे मुल्कों के साथ ज़बरदस्त सफारती ताल्लुकात हैं, तिजारत है, सब कुछ है। इस पूरे फड्डे में अब हसीना वाजिद क्या वापस इंडिया हैंड ओवर करेगा या कोई और मुल्क लेगा? सोच भी सकता है कोई मुल्क। इस वक्त पहले तो बात हो रही थी ना कि कई गल्फ कंट्रीज में तो उन्होंने कत्लेआम के अंदर मुकदमे चलाने के लिए मांगा है, जेनोसाइड। तो ये एक नया क्राइसिस पैदा हो रहा है। और साथ ही वेनेजुएला किस रुख पे जाता है कि वेनेजुएला का कि एक प्रेसिडेंट को अनाउंस करके दूसरा वो जिसको अनाउंस किया वो भाग गया। ये बड़ी अजीब सिनेरियो बना है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर जीसीसी के साथ समिट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियाद जा रहे हैं। ये इतने बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। अमेरिका ने दरमियान में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक तो ये कि यूक्रेन का इसका पीस एग्रीमेंट करवाएं जल्दी, नेटो जल्दी करवाएं ताकि ये एक्सकेलेट ना हो। तीसरा ये कि गजा का एग्रीमेंट करवाएं जल्दी। प्रेसिडेंट बाइडन फौरी तौर पे विलियम बर्न्स ने फिर पब्लिकली कहा है दोबारा, और नेतन्याहू जो एक्सकेलेट करना चाह रहा है रीजनल वॉर को उसको रोकें। और हमारे पाकिस्तान में तो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि भाई इश्यूज हैं ही कुछ और। खुदारा इस वक्त जो है ये जो है ना, एक इससे निकले सिक्योरिटी क्राइसिस बहुत बड़े जन्म ले रहे हैं रीजन में। और ये जो बलूचिस्तान में वाक़यात पेश आए हैं, या जो अफगान सॉइल इस्तेमाल हो रही है, या जो बाकी इश्यूज हैं रीजन के, वो सारे नथी एक दूसरे के साथ। उस जिलों की जाने जा रही हैं, गरीब भी मर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस वाले उधर उनको डंडे वो उधर से मारते। ये नहीं काम कर रहा। ये जो है ना ये कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। अब इसको जितनी देर खींचेंगे, या तो बैठें सारे और किसी रास्ता निकालें, इस तरह से तो नहीं बात चलेगी कि जी वो इकोनॉमी का भी नहीं समझ में नहीं आ रही। और वो अगर आप टैक्सी लगा रहे हैं लोगों पे, तो अशाइये इतने बड़े बड़े अशाइये कैसे हो रहे हैं? आइन साजी के लिए अशाइया, फिर अशाइया। ओ भाई, आप चाय की प्याली में नहीं बैठ सकते सारे आपस में? अशाइया, फिर रात को अशाइया होगा, फिर परसों अशाइया होगा। उधर मार धाड़ हो रही है सड़कों पे, और उधर जो है वो जो स्पीच की अली अमीन गंडापुर साहब ने, उसको जल्दी वापस लें ताकि ये टेंशन तो ज़रा डी एस्केलेट हो, या जो भी मामला हैं उसको ठीक करें। बाकी लोग गिरफ्तार होंगे तो उससे और तलखी बढ़ेगी। और बस क्या कह सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दुआ के लूँगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।